वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सब टीचर का मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास पे। तो अपना जी मेंस का नया सिलेबस नोटिफिकेशन में आ गया है, ठीक है। और सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ है, कुछ टॉपिक भी ऐड किए गए, हालांकि मैथ्स में नहीं किए, बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक भी ऐड किए। चैप्टर कोई नया ऐड नहीं किया, लेकिन टॉपिक ऐड किए। तो सारा डिस्कशन कर लेते हैं आज, ठीक है। चैप्टर का भी, टॉपिक का भी, और कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट हमारे लिए स्कोरिंग हो गया। अब जो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन मैथमेटिक्स से ही। तो मैथ्स में अगर बात करें चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में जो रिमूव हुआ है वो है ट्रायंगुलर इक्वेशन, मतलब जो समीकरणें थी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जो समीकरणें थी, जो सॉल्व करने की समीकरणें के क्वेश्चंस थे, वो सारा रिमूव हो गया। समीकरण वाला पार्ट बताता हूं अभी कौन सा वाला भाग है ये। उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये दोनों पार्ट पूरे कट चुके हैं। मतलब त्रिकोणमिति में एक तो ये वाला भाग जिसमें से कुछ ही क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी जो 10वीं के बेस पे था, याद हो, ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद आता है 10वीं में ऊंचाई एवं दूरी, वो वाला पार्ट पूरा हट चुका है। हाँ, सिद्धि वाले वो थे ना, जो जिसमें उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं। उन्नयन कोण ऊपर देखने के लिए, अवनमन कोण नीचे देखने के लिए, तो वो वाला पूरा भाग हट चुका है। और इक्वेशन वाला, समीकरण वाला भाग वो है जो क्वेश्चंस आते हैं समीकरण वाले इक्वल टू में, और उसमें एक्स का मान निकालो, रेंज, ठीक है। मतलब साइन एक्स का मान कहां से कहां तक होगा, कॉस एक्स का मान कहां से कहां तक होगा, समीकरण के रूप में आते हैं, पूरे समीकरण के रूप में, इक्वल टू के रूप में, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो ये सही भाग हटाया है। और यहाँ पे ये 10वीं वाला पार्ट था, इसका भी कोई मीनिंग नहीं था ज्यादा, तो वो सही हटाया है। बिल्कुल परफेक्ट रिडक्शन हुआ है। मैथ्स में बहुत बढ़िया सिलेबस हुआ है, ठीक है। पहला भाग समझ में आ गया, ट्रिग्नो का, त्रिकोणमिति का समझ में आ गया क्या क्या हटाया। ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, पीवाई क्यों करोगे, ऊंचाई दूरी के प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, जो 10वीं पे बेस्ड थे। और उसके अलावा समीकरण वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, जो ट्रायंगल से रिलेटेड समीकरण थी। ट्रायंगल मतलब वो यार कॉस ए कॉस बी, ये मतलब ये जिसमें अपन ने ए इसको बी सी, इससे समीकरण वाले क्वेश्चन भी थे। समीकरण वाले पार्ट, केवल समीकरण वाले हटाए, जो मेंशन किया है उसमें केवल समीकरण वाले पार्ट हटाए। अब वो अलग बात है कि क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन हो, ठीक है। तो समीकरण वाला पार्ट हटाया, कॉम्प्लिकेट पार्ट था, 2-3 ही क्वेश्चन आए थे, ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद अगले चैप्टर पे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, जो कि पहले कॉम्प्लेक्स या फिर सम्मिश्र संख्या। अच्छा, अब इसमें ये बताओ, पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा हमारे प्रश्नों में। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस भाग में से क्वेश्चन किसी किसी सेट में आते थे, कोई कंफर्म नहीं था कि हर सेट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो किसी सेट में आता था, किसी सेट में नहीं आता था, तो जिनके आता था वो भी हट गया, ठीक है। तो इसका मतलब अभी केवल इतना सा फर्क पड़ा है, अपन को ये वाला पार्ट पढ़ना नहीं है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से देखें तो ये वाला कभी कभी आता था क्वेश्चन, किसी सेट में आता था और किसी सेट में नहीं आता था, ठीक है। तो ज्यादा कोई डिफेक्ट पड़ा नहीं है इस चैप्टर से। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या पे। सम्मिश्र संख्या पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, मतलब कि ट्रायंगुलर मतलब ये देख लो, जो त्रिभुज की होती है ना, त्रिभुजीय असमिका, ठीक है, वाली असमिका। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे बार बार। ये सम्मिश्र संख्या जब पढ़ते तो ये Z1 प्लस Z2, फिर ये कुछ, फिर वो कुछ, असमिका। असमिका वाला जो जहां पे भी ट्रायंगल वाला पार्ट आ रहा है, मतलब त्रिभुज वाला भाग आ रहा है, वो सारा हट गया, त्रिभुज वाला। हाँ, नहीं, इसमें जो त्रिभुज नाम नहीं हटा, इसमें त्रिभुज वाला जो भाग आ रहा है वो हट गया, ठीक है। त्रिभुज वाला भाग, थोड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बनते थे, थोड़े टफ क्वेश्चन बनते थे असमिका की वजह से, टफ क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। हैप्पी, तू रिवीजन कर रहा था? हाँ, नहीं रिवीजन कर रहा था ना, हट ही गया अब, ठीक है। त्रिभुजीय वाला भाग हट गया, ये काफी, हाँ, ये काफी रिवीजन करके आया था, इसलिए मुझे याद आया। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल का एक शॉर्ट फॉर्मूला था, वो अच्छा भाग था, सीधा कुछ फॉर्मूला था, वो भी हट गया।
वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल नहीं हटा। अरे यार वर्गमूल हटा दिया, घनमूल नहीं हटा सकते थे क्योंकि उसमें आयोटा ओमेगा पूरा घूम रहा था, तो वर्गमूल हटा दिया। वर्गमूल का तो सिंपल सा फॉर्मूला था, ये थोड़ा दुखी वाला चीज है। वो एक फॉर्मूला था ना अंडर रूट वाला, अंडर रूट में मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स बाई 2, वही वाला वर्गमूल वाला पार्ट हट गया, छोटा सा फॉर्मूला था। ठीक है, ये पार्ट गए। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड चैप्टर ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिक। देखो मेरे तरफ से सिलेबस हो चुका है वैसे, और जो थोड़ा बचा है वो आज कल परसों तरसों तक हो जाएगा। ठीक है, हटाया गया है, कुछ जोड़ा नहीं गया गणित में, तो जो हटाया वो बता रहे हैं। अभी अपने आप वो चैप्टर ही निकल गया जो बचा रखा था। ठीक है, तो अपने आप कोई अपने हानि वानी नहीं हुई है, आराम से अपने फायदा ही फायदा हुआ है गणित में तो। ठीक है, हाँ शनिवार तक क्या, आज ही सलेड़ दे, कल तक सलेड़ दे, परसों आराम से चलेंगे। तो सारणिक, सारणिक में हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब सारणिक के गुणधर्म। जो 12वीं से हट गए वो यहां से भी हट गए, सारणिक के गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म सारणिक के लिखवा रखे अपन अलग से ही। तो सारणिक के गुणधर्म वैसे तो देखो क्वेश्चन में काम में ले लेना, याद रह जाए तो, कोई मना थोड़ी करेगा, काम में लेने की जरूरत पड़े तो काम में ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें। धर्म गुणधर्म याद दिलाओ, वो अगर सारणिक में दो पूरी कॉलम सेम हो जाती है तो 0 हो जाता है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट अगर मान लो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आप सारणिक का सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे 2 सेम बन गई तो 0 तो करोगे ही ना, करोगे ही। तो ये तो कोई मीनिंगलेस चीज हुई, क्वेश्चन नहीं आएगा, यूज आएगा तो करना पड़ेगा, कर लेना, कर लेना। यूज में क्या है, कौन सॉल्व करेगा पूरा, जब हमें पता है गुणधर्म थोड़े बहुत जो तो याद रह जाए वो कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, R1 में R1 प्लस R2, C1 में C1 प्लस C2, वो जो संक्रिया। संक्रिया ठीक है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई भी सारणिक को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है तो कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट वाला नहीं बनेगा। वो अब आपकी इच्छा है, आप पूरा सॉल्व करो या तो पूरा ओपन करके, या फिर संक्रिया लगा के इजी हो जाता है तो वैसे कर लो, वो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन देगा नहीं। तो यहां से हटाया कुछ भी नहीं गया है, ये सिर्फ लिख के दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना मतलब। ये बोल रहा है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे इस पे बेस। ठीक है, लेकिन जब आप हल करोगे तो जरूरत पड़ जाएगी, और जरूरत पड़ेगी तो लगा लेना। ओके, तो ये तो ऐसे ही है इसमें से। अच्छा, इसमें कोई मार्क्स का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वैसे भी काम आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब कोई अगर ये यूज नहीं करेगा तो वो फिर सॉल्व करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, आंसर तो वही आएगा 0। अगर 2 सही है तो 0 ही आना है। अब वो बोलेगा नहीं मैं तो संक्रिया यूज नहीं करूंगा, मना किया है, मत करो, हल करो, तब भी 0 ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है ये, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली काम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बहुत बढ़िया बाइनोमियल थ्योरम, मतलब द्विपद प्रमेय। इसमें से कुछ अच्छा हुआ है, इसमें से ये अच्छा हुआ है, वो कटा है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो सी वाले एनसीआर में जो 2 की पावर n, NC1 NC2 के बहुत सारे क्वेश्चन थे कोफिशिएंट वाले जो बनाए थे लास्ट में। नहीं, ये इस तरीके बनाए थे अपन ने, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस 2 की पावर n होता है, याद आया। ठीक है, 2 की पावर n होता है। फिर इसमें ये इसको लिखा था अपन ने 1 प्लस x होता है और पावर n, जहां पे x बराबर 1 रखा था। ठीक है, फिर एक बार x बराबर -1 रखा था, फिर एक बार सारे प्लस आए थे, एक बार 1 प्लस 1 माइनस आए थे, फिर दोनों को जोड़ा था, दोनों को घटाया था। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, याद आ रहा है।
मतलब काफी क्वेश्चन आते थे और टफ पढ़ते थे, अपन को सोचना पड़ता था इसमें बहुत ज्यादा। वो इसका मतलब अब क्या रह गया इसमें, ये सोचो रह क्या गया, घात n वाले, ठीक है, मतलब वो तुलना वाले पक्का क्वेश्चन बनना ही बनना है उसमें से अब, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता था। ये वो पार्ट रिमूव हुआ है जिसमें से क्वेश्चन आता था और टफ क्वेश्चन आता था। हाँ ठीक है, इसमें से टफ क्वेश्चन आता था। अब इसमें से ये हटने के बाद क्या रह गया, ये हटने के बाद चैप्टर इजी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें रह गया अब एक तो घात की तुलना करने वाला, x की घात 5 का गुणांक होगा, x की घात 4 बटा x की घात 5 के गुणांक का मान होगा, इस तरह के क्वेश्चन रह गए। ठीक है, और क्या था इसमें, शेषफल वाला क्वेश्चन रह गया। ठीक है, अब वो कंफर्म हो गया कि वही आएगा क्योंकि ये पार्ट हट गया। पहले कई बार ये पार्ट के क्वेश्चन भी आते थे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है, टफ क्वेश्चन वाला भाग हटा है। टफ क्वेश्चन बनते थे, सोचना पड़ता था रखना क्या है, वैल्यू कैसे बनानी है, तो काफी अच्छा भाग। इसी के सीरीज भी आती थी इस पे बेस्ड, सीरीज भी आती थी इस पे बेस्ड, तो वो सारा हट गया। ठीक है, हाँ नहीं प्रसार वाली नहीं, डायरेक्ट सिद्ध करने मतलब वैल्यू निकालने वाली, जिसमें सोचना पड़ जाता था। हाँ उस तरह की, हाँ ठीक है। तो इसमें जो टफ क्वेश्चन थे ना वो हटे, सरल पार्ट नहीं हटा है, तो ये चैप्टर अच्छा हो गया आपके लिए। अब ये है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें से, क्योंकि अब उसी में घुमा फिरा के पूछेगा हर सेट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया द्विपद प्रमेय में एक ही भाग हटाया है, काम का भाग हटाया है, मतलब टफ भाग हटाया है। अब आ जाते सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या टॉपिक का नाम बोलूं? ये जो टॉपिक है ये बेटा नाम है इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब द्विपद गुणांक। अब सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया आपका एपीजीपी एचपी वाला भाग। ठीक है, अनुक्रम एवं श्रेणी, अनुक्रम एवं श्रेणी, इसमें से हटाया अपने एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, लिख लो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। सरल था बट ठीक ठाक था, मतलब इतना भी सरल नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था, मीडियम लेवल का था बट हट गया। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, समांतर गुणोत्तर नहीं है, ठीक है, समांतरीय गुणोत्तर दोनों का मिक्स करके आती है एक श्रेणी। हाँ वो आगे खिसका के समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी लिखा हुआ है, टॉपिक अपन ने पढ़ा है, जब देखोगे वहां लिखा हुआ है। हाँ वही वही। उसके बाद हटाए ये Sn का मतलब है n पदों का योग, Sn स्क्वायर का मतलब है वर्गों के, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हट गए। और Sn क्यूब का मतलब है घनों का योगफल। ठीक है, फॉर्मूला करके सिग्मा लगा के यूज करते थे, याद करो। पहले अपन Tn बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, मान लीजिए Tn आया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, फिर Sn बराबर सिग्मा Tn, फिर सिग्मा अंदर जाता था, यहाँ पे इसका फॉर्मूला, यहाँ पे सिग्मा n का फॉर्मूला, या सिग्मा 1 का मतलब n हो गया, सारे फॉर्मूला जमाते थे। वो सारे श्रेणियां थी, 2-4 ऐसी, वो क्वेश्चन हट गए। आगे समझ में, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, n पदों का योग, n स्क्वायर पदों का योग और n क्यूब प्राकृत संख्या, वर्ग और उसका घन। हाँ वो सब तो रहेंगे, वो सब तो रहेंगे। थोड़ा सा हटाया है, थोड़ा सा छोटा कर दिया चैप्टर, प्रैक्टिस के लिए छोटा कर दिया। तो पीवाईक्यू करते समय ध्यान रखना, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी नहीं करनी है, अब क्वेश्चन मिल जाएगा हटा। ठीक है, Sn स्क्वायर Sn क्यूब वाला, ये तो सारा एक साथ है, ये सारा एक ही क्लास में मिलेगा आपको। ओके चलो ये तो हटा। अब आ जाते हैं AOD पे, अवकलज के अनुप्रयोग। हिंदी में लिखते चलना भाई, फिर वापस अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, ये बता दी वैसे सारी हिंदी है ना, और मैंने इसलिए एग्जांपल ही होता जा रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है वो।
अब आगे अपन एओडी अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में देखिए रोल्स थ्योरम, रोल प्रमेय, वो 12वीं में भी कोई काम की नहीं थी, ठीक है। उसके बाद माध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। वैसे मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है, उसी पीडीएफ में से है ये, ठीक है, वहीं से बता रहा हूं, पर लिख लो हिंदी में, फिर कंफ्यूज हो गए क्या वैरायटी थी क्या टाइप था। तो रोल प्रमेय हट गई, माध्यमान प्रमेय हट गई। माध्यमान में से कोई एक आधा क्वेश्चन आया हुआ था, रोल में से तो शायद वो भी नहीं आया, या एक आध क्वेश्चन कराया हुआ। टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब है, शाबाश, अभिलंब एवं स्पर्श रेखा की समीकरण है। अभिलंब, अरे ऐसे हटाया है, दूसरे क्वेश्चनों में काम में ले लेगा, यहां से तो बोल दिया हट गया, दूसरे वाले क्वेश्चनों में ना बोलेगा यहां अभिलंब की समीकरण बनाओ, फिर वहां बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। वैसे जब ये चैप्टर पढ़ो तो अभिलंब एवं स्पर्श रेखा की समीकरण हटी है। अभिलंब एवं स्पर्श रेखा है क्या? अभिलंब में वो स्पर्श रेखा की समीकरण है y माइनस y1 m x माइनस x1, ये स्पर्श रेखा हो गई, और ये y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m x, ये अभिलंब हो गया, ये हटाया है, ठीक है। और m क्या होता है? हाँ, हट भी गया तो भूलोगे नहीं तो हटाओ नहीं हटाओ क्या हुआ, हटा भी दिया तो भी याद है, देखो तुमने बोल दी समीकरण यही है, ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब, ठीक है। बट इसमें अगर बात की जाए तो इसमें टॉपिक हटा दिया गया है, और ये शायद उसमें से भी हट गया है, 12th की क्लास में से भी हट गया है, इसलिए यहां भी हटा दिया। हटाया बहुत जल्दी है, दिवाली पे जाके हटाया है, पेपर जनवरी में है, जल्दी हटा दिया। थोड़ा और रुक जाते तो सही रहता। हाँ, तुम लास्ट पढ़ रहे होते, ये हट गया, ये हट गया, अरे यही तो पढ़ा था सोचो किसी ने केमिस्ट्री में यही पार्ट पढ़े हो जो हटे वो फिर चलो, ओके ओके। हाँ भाई, अगला टॉपिक है समाकलन। समाकलन एओडी के लिखवा दिए, ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग के वापस बोल रहा हूं एक बार, अवकलज के अनुप्रयोग में हटा है रोल्स थ्योरम, रोल प्रमेय, माध्यमान प्रमेय, रोल प्रमेय हटा है, माध्यमान प्रमेय, और हटा है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। उसके बाद आ गई ये समाकलन। ये समाकलन में कुछ भी नहीं हटा है, पहले ही सुन लो, ये लिखा है जो लिमिट एज सम, लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं थे, समाकलन में लिमिट वाला पार्ट था, वो हटा है। अब यहां पे एक डाउट है थोड़ा सा, देखो समाकलन में दो तरह के क्वेश्चन है योगफल के रूप में। एक तो जो अपने किताब में पढ़ते हैं अपन, स्टार्टिंग में पॉइंट 1 करके आती है ना, जिसको बोलते हैं इस तरीके से होता है, जैसे e की पावर x का क्वेश्चन है, यहां पे बोला है -1 से +1, फिर अपन पहले फॉर्मूला लिखते थे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस a x प्लस 2a x प्लस 3a x प्लस na, 12th में थी पॉइंट 1, ठीक है। एक तो वो वाला भी भाग है योगफल के रूप में, वो भी योगफल के रूप में है, और यहां पे बोला है लिमिट एज सम, है ना, लिमिट एज सम, ये तो लिमिट वाला भाग हटाया, मतलब वो वाला हटाया है, लिमिट वाला ही है कंफर्म। लिमिट वाले क्वेश्चन थे ना जो बनाते थे, लिमिट के अंदर क्वेश्चन से जिसमें एक तो r अपॉन n वो बन जाता था x, ठीक है। हाँ, और जो अगर वो याद आता रहा है ना, सब इंटीग्रेशन में देखना, वहां पे जब फलन बनता है r अपॉन n, उसको x बदल देते थे 1 अपॉन n, और इसका फॉर्मेट था पूरा समीशन के रूप में, सिग्मा के रूप में। हाँ,
लिमिट n टेंड्स टू 0, सॉरी नहीं, बाकी सब कुछ है, केवल और केवल ये वाला क्वेश्चन हटे केवल। हाँ, समाकलन में लिमिट वाले मतलब जो लिमिट से समाकलन में बदलते थे, लिमिट से समाकलन में कन्वर्ट होते थे। ये ना, ये देखो समीशन में ये, हाँ सीमा में भी था कई जगहों पर, और ये समाकलन में भी कराए थे। सिग्मा में थे और सिग्मा से अपन समाकलन में कन्वर्ट कर देते थे। वो क्वेश्चन हटे केवल ये वाले, मैंने लिख दिया, देखो टाइप देखो, ये रहा। कुछ भी नहीं हटा और कुछ भी नहीं, पर ये भी आसान थे। हाँ, ये सबसे आसान थे, पहचान में आते थे जल्दी से, सीरीज में ये श्रेणी के रूप में आते थे। हाँ, तो हट गए करते। हाँ, क्या चीज क्वेश्चन का गया? हाँ, ये रहा। ये जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बता देता हूं, पुराना अपने लिखा हुआ है, लिमिट x n टेंस टू 0, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश प्लस n का स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। इस तरह से लिमिट की फॉर्म में दे रखे थे। फिर अपन इसको सिग्मा में बदलते थे और सिग्मा से इसको समाकलन में बदलते थे। ये स्टेप होते थे। वो क्वेश्चन हट गए, इस तरह के क्वेश्चन हट गए। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं हटा है समाकलन में, और अवकलन में भी कुछ भी नहीं हटा है। ये एक ऐसे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन आते थे एग्जाम में और हटे हैं। ठीक है, यहां जैसे अवकलज के अनुप्रयोग में वो जो स्टार्टिंग का है वो तो कुछ आता ही नहीं था। रोल प्रमेय, माध्यमान प्रमेय वैसे भी नहीं आते थे, है ना। तो समाकलन तक क्लियर हो गया। बढ़ जाएगा पूरा। ये वाली धमकी सही है, पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक लिमिटेड सम। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। इसमें से थोड़ा सा इजी पार्ट हटा दिया। फॉर्मेशन मतलब अवकल समीकरण बनाना, अवकल समीकरण बनाना हटाया है। बनाना केवल बनाने वाला भाग था आपके, अगर 12th की बात करें तो पॉइंट 3 के अंदर, जिसमें अपन आपको y बराबर 2x प्लस सी दे दिया, फिर एक बार अवकलन करो, 2 बार अवकलन करो, जितने उसमें कांस्टेंट होते हैं उतनी बार अवकलन करना होता है। ठीक है, याद आया, जितनी बार कांस्टेंट होते हैं उतनी बार अवकलन करना होता है, उसको बोलते हैं अवकल समीकरण बनाना। तो वो पार्ट हटाया है, लिख लेना, अपने ध्यान रखना है कौन सा भाग हटाया है। अवकल समीकरण बनाना, जितने कांस्टेंट होते थे, अचर पद होते थे, उतनी बार अवकलन करते थे। अगर उसमें a और b आ रहा है तो आप 2 बार अवकलन करेंगे, a b c आ रहा है 3 बार अवकलन करेंगे, a आ रहा है तो 1 बार अवकलन करेंगे, और फिर सारे a b c को हटाते थे अपन। तो अवकल समीकरण बनाना हट गया है। ठीक है, उसके बाद आते स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा में से हटाया है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल मतलब कोण, कोणों के अर्धक थे, कोणों के अर्धक की समीकरण, जिसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन भी आ रहा था कब तो प्लस लेना है, कब अधिक कोण कब न्यून कोण। याद आया वो अधिक कोण न्यून कोण वाला? हाँ, तो कई बच्चों को आ रहा था, हट गया लेकिन अब ठीक है। तो कोणों के अर्धक का समीकरण हट गया। और एक हटा है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, मतलब अक्षों का पक्षांतरण करना या ट्रांसलेशन करना, बदलना, अक्षों को बदलना, वो हट गया।
ज्यादा क्वेश्चन आए हुए भी नहीं है उस पर, एडवांस में आते थे पहले। अक्षों को बदलना मतलब ये एक्स अक्ष, फिर रोटेशन किया, थोड़ा सा ट्रांसलेशन किया ना, रोटेशन। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेंस के लिए नहीं, अभी तो ये मेंस के लिए। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे मेंस में, अभी नहीं पता, देखा नहीं मैंने, ये तो भी मेंस का है अभी सारा हिसाब किताब। इतना ही टाइम मिला यार। ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो। वो तो कुछ नहीं, फैमिली तो वो है, कराया ही नहीं कराया ही नहीं था पहले ही, तो कराया ही नहीं तो फिर लिखने का मतलब नहीं। ठीक है, सर्कल्स एंड कॉनिक मतलब अपना कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट, शांकव परिच्छेद में से। अरे यहां से भी हटा दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की समीकरणें सभी गई। अरे सिर्फ टेंजेंट हटाइए, यहां पे नॉर्मल क्यों नहीं हटाई? अब ये क्या गड़बड़ कर दी, वहां से तो दोनों हटा दी, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और यहाँ पे केवल टेंजेंट हटाइए, मतलब स्पर्श रेखा। टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा और नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो अभिलंब अभिलंब छोड़ दिया और अभिलंब से ही क्वेश्चन घुमा दिया, फिर उसमें जरूरत पड़ गई टेंजेंट की तो वैसे भी यूज करनी पड़ जाएगी, पड़ी जाएगी ना यार तो पढ़ लेना भाई, इस पे थोड़ा डाउटफुल केस बनेगा ये, नहीं तो फिर जाके फंसा देगा क्वेश्चन में। तो जो अगर ये टॉपिक पढ़ रहा है तो उसमें फिर पढ़ के जाना कम से कम इतना कि टेंजेंट भी पता लगे, थोड़ा बहुत तो याद रहे। ठीक है, ऐसे अपने चैप्टर तो हटाए नहीं पूरे साफ सुथरे तरीके से। अब वहां से टेंजेंट और नॉर्मल दोनों हटाइए, यहाँ पे टेंजेंट हटाइए, नॉर्मल छोड़ दी। अब ये नॉर्मल, ये टेंजेंट जो हटाई है, ये भी नहीं पता टेंजेंट किस किस की हटाई है, स्पर्श रेखा सबकी हटा दी, सबकी हटा दी तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और अगर नॉर्मल छोड़ दी तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन नॉर्मल पे बनेंगे। तुम तो सारा पढ़ लेना इसमें भाई, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी 2 क्वेश्चन वाला चैप्टर है, 2 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। और इसमें से अगर ये टेंजेंट हटाया है, नॉर्मल बना दिया, बोल दिया अभिलंब की समीकरण याद करो, तो पहले टेंजेंट का जुगाड़ तो करना ही पड़ता है ना कई क्वेश्चंस में। ठीक है, डायरेक्ट आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट ये आया तो वैसे भी जुगाड़ करके लाना पड़ता है। पहले अपन यही तो करते हैं, m बराबर tan थीटा, m आ गया ढाल, अगर ये उसकी स्पर्श रेखा का ढाल है तो फिर उसका अभिलंब का ढाल निकाल देते हैं। ऐसे ही तो क्वेश्चन है बहुत सारे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे। हाँ, अब आया अच्छा चैप्टर, हटाए जो सदिश, क्या कंडीशन एंड वेरिएशंस। कंडीशन वो वाली, मतलब कोई भी कंडीशन देके चीजों को बदलता था ना, वो पार्ट हटाए, कंडीशंस एंड वेरिएशंस। ऐसे कोई टॉपिक नहीं है ये। कंडीशंस एंड वेरिएशंस का मतलब ये है, कोई भी जो कंडीशन देता था अपन को और फिर क्वेश्चन में वेरिएशन करता था, बदलाव करता था, वो भाग हटाया गया है। वो वाले पे, ठीक है, कंडीशंस एंड वेरिएशंस। तो ये कोई ऐसा डायरेक्ट टॉपिक नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि ये एक चीज हटाइए, उसमें कंडीशंस लगती है ना, वो हटाया है। तो अब यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा ढंग से कि क्या पार्ट हटाया और क्या किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो थोड़ा सा और देखेंगे फिर और बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा और देख के निकालना पड़ेगा क्या चीज पर्टिकुलर हटाई है और रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल केस में डाल देना, मैं बता दूंगा और अपडेट कर दूंगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, अब आ जाओ वेक्टर पे, सदिश। शांको भी तो है, ये शांको का ही कह रहा हूं, जो कंडीशंस एंड वेरिएशंस है वो शांको का ही कह रहा हूं। सदिश में तो साफ सुथरा हटाया है, बहुत बढ़िया। अदिश त्रिक गुणनफल व सदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल व सदिश त्रिक गुणनफल, क्लियर कट हटाया है, अदिश त्रिक और सदिश त्रिक, बस। अब बचा गया, बहुत चैप्टर बहुत इजी हो गया। अब क्वेश्चन उसमें अच्छे घूमेंगे, मतलब थोड़े से टफ बनाने की कोशिश की जाएगी।
3D में जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, तो जहां समतल दिखे वो साफ। ठीक है, अब केवल क्या रह गया, सरल रेखा रह गई। ठीक है, किस पे 3D में गोला, अरे नहीं, शांको में सभी प्रकार के गोले, समतल से रिलेटेड सब हट गया, जहां तेरे समतल वर्ड आ रहा है वो हट गया। बस अब आराम से। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये चैप्टर स्कोरिंग हो गया है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर हो गया ये। इसमें समतल पूरा चला गया, अब केवल सरल रेखा रह गई है। सदिश में अरे इसमें दो पार्ट थे, लाइंस और 3D में लाइंस थी पहले, 3D वाली लाइंस ये वाली है, इसमें तो है y बराबर mx प्लस सी वाली। ठीक है, और इसमें 3 में मतलब x माइनस x1 अपॉन a। ये है, गया नहीं है, ये है गया, समतल है। समतल मतलब ax प्लस by प्लस सी जेड बराबर d, ये गया है। समतल और इस सरल रेखा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन गए, क्योंकि उसमें समतल यूज आ रहा है, केवल और केवल सरल रेखा वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है, हाँ, समतल और समतल से आगे के क्वेश्चन सब हट गए। अब उसके बाद आते हैं प्रायिकता। इसमें देखो, इसमें दो टॉपिक गए, बर्नौली, और बर्नौली के अंदर लिखाया था एक और, क्या लिखाया था, द्विपद बंटन। द्विपद बंटन गया, लेकिन द्विपद बंटन गया है, उसे ध्यान रखना। ये द्विपद बंटन में अभी ये क्लैरिफाई चेक करना पड़ेगा, वो पूरा आगे का द्विपद बंटन के आगे का पार्ट पूरा चला गया, ये केवल द्विपद बंटन वाला हिस्सा गया है। द्विपद बंटन के आगे वो भी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, XI/PI प्रसरण, मानक विचलन, ये एक बार चेक करके बताऊंगा। ठीक है, द्विपद बंटन तो गया, ये तो लिखा आ गया, लेकिन उसके आगे का सिलेबस चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि वो वाला पार्ट भी गया है या फिर बचा है। ठीक है, लेकिन द्विपद बंटन गया, इसका मतलब बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट हो गया, और इंपॉर्टेंट हो गया, पहले से उसकी वैल्यू और बढ़ गई। ठीक है, समझ गए ना। अब हर सेट में बेस थ्योरम क्वेश्चन मिल सकता है, तो अच्छे से कर लेना बेस थ्योरम। ठीक है, जो पता होता है वो नीचे, जो निकालना होता है वो ऊपर। अब बर्नौली ट्रायल गया, बर्नौली ट्रायल तो कुछ नहीं, केवल एक पहचान थी, उसके अंदर था द्विपद बंटन, वो सारा रिमूव हो गया। अब द्विपद बंटन में फॉर्मूला याद है ना, NCR P की पावर R Q की पावर N-R। हाँ हाँ, ठीक है, तो द्विपद बंटन पूरा गया। चलो आगे लिखो। अब दो बढ़िया चैप्टर, पहला है गणितीय आगमन का सिद्धांत, वो तो वैसे भी, वो तो मेरी तरफ से गया हुआ ही था पहले से, उसमें से क्वेश्चन आता भी नहीं है, उसमें से 0 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, चला गया, अच्छा हुआ। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत गया, और उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग जो एक चैप्टर बचा हुआ था 2 दिन का 3 दिन का, वो भी गया। तो अपने 2 चैप्टर रिमूव हुए। ठीक है, ये गणित का सिलेबस है। तो अब गणित में कुछ ज्यादा नहीं गया है, बस इतना ही है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से कुछ भी नहीं हटाया गया।
सब गए, ये यही गया तब। ओके ठीक है, अब केमिस्ट्री के चैप्टर लिखवा देता हूं, कौन कौन से गए वो लिख लो केमिस्ट्री के। हाँ भाई, पहला पहला जो गया है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। यस, ये पूरे चैप्टर वाले लिखवा रहा हूं, पूरे पार्ट गए जो, पहले वो लिख लो, पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर, पूरा पार्ट गया पूरा। अब तीनों आते चारों आते वो सर से डिस्कस करना, मैं पार्ट लिखवा देता हूं बेटा, है ना। पदार्थ की अवस्था पूरा पार्ट गया, ये है मेरे पास डेटा, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर गया, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, ये फुल्ली रिमूव्ड है, पूरे रिमूव्ड पृष्ठ वो है चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट, सॉलिड ठोस स्टेट अवस्था, तो ठोस अवस्था। उसके बाद तुम्हारा फेवरेट दोस्त हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गया, ये तो ऑर्गेनिक का पार्ट होगा। ऑर्गेनिक का है, मेटलर्जी, 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 धातु धन, धर्म है कर्म है क्या है, सही है। अरे लिख लो, मजा आ रहा है तो निपट गए इसलिए। पूरा जाते जाओ। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण वाला, हाँ पर्यावरण रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर्यावरण, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन, तो दैनिक जीवन में से हटा दिया। अब केमिस्ट्री का लेवल है ना पहले से और बढ़ जाएगा। अगर ये चैप्टर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री का सिलेबस छोटा हो गया। जब सिलेबस छोटा होता है तो लेवल बढ़ जाता है पेपर का, तो पेपर के अच्छे लेवल के लिए तैयार रहे, ठीक है। अब जो और चैप्टर में से पोर्शन हटाया वो लिख लो। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में है, मतलब पी ब्लॉक में जो सारे टफेस्ट पार्ट थे वो हटा दिए। बहुत मतलब स्टार्टिंग का जो पी ब्लॉक का स्टार्टिंग का बेसिक मटेरियल है उसी में से क्वेश्चंस बनेगा। तो लिखा इसमें लिखा हुआ है वेरी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा पी ब्लॉक में से। ये तो सारे निपटा दिए वो है सभी पूरी तरह से। तो ये तो है पूरे साफ। फुल साफ, यस। अब आते हैं 10वें से, ये तो फुल साफ हो गए भाई। तो पी ब्लॉक में हाँ बिल्कुल, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो भी अब न्यूमेरिकल है जो भी है बेसिक, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इसमें से बेसिक, क्योंकि एस ब्लॉक हट गया
तो पी ब्लॉक में अब पहले बहुत टफ टफ क्वेश्चंस बन रहे थे, तो वो अब बहुत इजी वाला पार्ट, मतलब बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट रह गया है, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। अरे हटा नहीं है, इसमें जोड़ा है, हार्मोन्स जोड़ दिए, ठीक है। इसमें जोड़ा लिख दे रहा, जोड़ा, कहीं सब में हटाते हटाते इधर में हटा दो। जैव अणु में जोड़ा है हार्मोन्स को। ये एडेड लिखा हुआ है, एडेड मतलब जोड़ा गया, हार्मोन्स जोड़े गए इसमें। और एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, परमाणु की संरचना वाले चैप्टर में से बहुत ही टफ क्वेश्चन उठाया है, थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल, जो शायद अपन 7वीं 8वीं से शुरू कर देते हैं, है ना, 8वीं या 9वीं से कहीं इस क्लास से शुरू होता है, थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल, वो हटा दिया गया है। तो इसमें बहुत बढ़िया सिलेबस किया है तुम्हारे, जो हटाया है साफ सुथरा हटाया है, बाकी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। थॉमसन एंड रदरफोर्ड, हाँ बस हटाया है। जैव अणु में जोड़ा है, बाकी जो था वो तो है। थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल, अरे अभी दिवाली दूर है, छुट्टियों की फीलिंग आ गई तुम्हारी तो। थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल हटा दिया गया है। अब आते हैं सम बेसिक कंसेप्ट पे। सम बेसिक कंसेप्ट में फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि हट गई भाई, लिखते जाओ, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी इसमें से हटा दिया गया है, भौतिक राशियां। प्रिसीजन एक्यूरेसी, वो प्रिसीजन मतलब होता है बहुत मतलब थोड़ा भी पॉइंटों का अंतर नहीं, हाँ है क्या इसमें, था क्या पहले, हाँ तो वो पार्ट हट गया। एक्यूरेसी वाला, एक्यूरेसी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इंग्लिश में लिख लो यार। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, अरे किसी को नहीं याद है क्या? सर तभी तो आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं। हाँ पर इसमें केमिस्ट्री में भी था सम बेसिक कंसेप्ट में, यथार्थता एवं शुद्धता परिशुद्धता है था, हाँ तो वो हटा दिया, लिख दो यथार्थता एवं शुद्धता परिशुद्धता, कुछ ऐसे है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, हटा दे जाओ, हाँ हटा दिए, इसी में हटा दिया सब। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, डायमेंशनल एनालिसिस, पर इसमें विमा तो थी नहीं, थी क्या? नहीं, ये कुछ टॉपिक थे जो इसमें और उसमें मैच करते थे, इसलिए ऐसा लग रहा है। सम बेसिक कंसेप्ट में होगा पहले लिखा हुआ सिलेबस में, देखना, वो हटा दिए। अब तुमने पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है, लेकिन उसमें सिलेबस में होंगे, इसमें हटा दिए। तो हटाया क्या क्या, सुन लो। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी मतलब यथार्थता एवं परिशुद्धता, उसके बाद सार्थक अंक, उसके बाद ये हुआ ही नहीं क्या, ठीक है, विमा वाला पार्ट, ठीक है, विमा है डायमेंशनल एनालिसिस, हाँ तो नाप तो होगा कुछ, तो वो हटा क्या दिया। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब कुछ भी कैलकुलेशन, डायमेंशन निकालना, वीमी हो गया, वीमी होगा ही नहीं इसमें तो शायद, हाँ तो जो भी इस तरह का टॉपिक है वो हटा दिया सम बेसिक कंसेप्ट में से, ठीक है। बस इतना ही हटाया है केमिस्ट्री में से, बस इतना ही। फिजिक्स में सर ने बता दिया होगा ना, कौन सा? नहीं सर ने नहीं बताया क्या तुम्हें अभी तक? क्लास हो गई ना?
मैं ही बताऊं? यही तो कह रहा है ये बता दिया या बताना है? सर आप बताओ ना, आप बताओ। ठीक है भाई। हाँ, नहीं अभी क्वेश्चन तो करा दे यार। और तो मेरे को दिवाली तक है? तो यही तो कह रहा था, अब क्या मतलब खत्म तो हो गया। हाँ भाई, तो आ जाए फिजिक्स पे। देखो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो थी तुम्हारी डिवाइसेस, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, फर्स्ट चैप्टर है इसमें से हटा है जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर पता है ना? डायोड ट्रांजिस्टर, तो डायोड तो पूरा है। ट्रांजिस्टर में मतलब जंक्शन ट्रांजिस्टर ही होता है, जंक्शन बनते हैं ना उसमें बीच में। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? पी एन पी एन पी एन, ठीक है। तो जो जंक्शन वाला पार्ट होता है तो जंक्शन से ही बनता है। तो बात की जाए तो ट्रांजिस्टर हट गया, फिर ट्रांजिस्टर के एक्शन, जब ट्रांजिस्टर हट गया तो उसके आगे का जो ट्रांजिस्टर एक्शन मतलब ट्रांजिस्टर कैसे कैसे काम करता है वो हट गया। उसके बाद ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुणधर्म खींचे थे आपने, ट्रांजिस्टर के गुणधर्म हट गए, ठीक है। मतलब ट्रांजिस्टर हटता चला गया पूरा, आगे से आगे, आगे से आगे टॉपिक, यह प्रॉपर लिखा है पूरे टॉपिक हटाते हुए। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह उपयोग में करते हैं कॉमन एमीटर वाले को, पता है? कॉमन एमीटर लेते हैं इधर, तब एम्पलीफायर की तरह जो आप वो बजाते हो ना अपने गाने वाने, एम्पलीफायर उसे ही बोलते हैं अपन, उसमें यही लगा हुआ होता है। ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर के रूप में यूज में लेते हैं। तो क्या होता है, इनपुट कम वोल्ट का देते हैं, मोबाइल से जोड़ दिया तब भी बाहर पूरा गूंज जाता है। इनपुट दिया मोबाइल का, मोबाइल से तो देते हो लगा के, और आउटपुट आ जाए धम धम धम, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अरे कॉमन एमीटर वाला एम्पलीफायर जो होता है ना यार, जिसमें अल्फा ज्यादा होता है, क्या बोलते हो उसको हिंदी में, क्या बोलूं? अरे तुम्हें जो तुम फिजिक्स की किताब निकाल के बैठो ना। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अच्छा था ही नहीं क्या? तो पूरा ट्रांजिस्टर हट गया, कुल मिला के कहानी है ये। तो फिजिक्स अभी पढ़ाया नहीं सर ये। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक हट गया। उसके बाद ऑसिलेटर, ये क्या है? थर वाला देख ले सर, वाला, ठीक है। 2 लित्र हट गया, 2 लित्र, 2 लित्र नहीं, इसी चैप्टर में से 2 लित्र भी हट गया, ठीक है। ऑसिलेटर बोलते हैं 2 लित्र, हो गया पूरा। मतलब ट्रांजिस्टर पूरा हट गया है। ट्रांजिस्टर के टॉपिक दे रखे पूरे एक एक करके, लेकिन वो पूरा एक तरीके से ट्रांजिस्टर पूरा हट गया है और 2 लित्र हटा है, ठीक है। शायद हट गया होगा तो इसलिए। 12th वाले बताओ भाई जो उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल फोन वाला जो यूज करते हो, यहां से अपना डेटा पहले कनेक्शन कैसे कैसे होता है, संचार प्रणाली, पूरा चैप्टर रिमूव्ड, फुल्ली चैप्टर रिमूव्ड। संचार प्रणाली दूसरा चैप्टर है, वो पूरा हट गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद EMI एंड AC, AC होता है अल्टरनेटिंग करंट, और EMI होता है अल्टरनेटिंग करंट, और सॉरी
एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं अपन ईएमएफ। ईएमएफ से शो करते हो ना यार। अरे ये ईएमआई है नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन है ये। अरे नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन। सर काल ही बताया था, तुम हमारी ये बोल रहे थे, तुमने बताया था गुरुजी। अरे यार ये डिस्टर्ब कर देता है सारा। ये छोड़ दिया ना एक्सपेरिमेंट गलत। सब ये तो छोड़ दिया एनवायरमेंटल स्किल्स। हाँ तो इसमें से ना क्वालिटी फैक्टर वाला हट गया। क्यू निकालते हैं ना, क्यू निकालते हैं क्वालिटी फैक्टर। एसी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, हाँ जो भी बोलते हो उसे क्वालिटी फैक्टर, हाँ विशिष्ट गुणांक या कुछ भी है। क्यू निकालते हैं क्यू, ठीक है, क्यू का मान निकालते हैं इसमें। क्वालिटी फैक्टर, विशिष्टता गुणांक, विशिष्टता गुणांक, ठीक है, हट गया। बस ये एक ही टॉपिक हटा है इसमें से। आगे बढ़ते रे ऑप्टिक्स। हिंदी तो बोलो पहले। प्रकाशिकी, इसमें से हटा है टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी है, हाँ ठीक है, दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, ये हट चुका है। दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, ये हट चुका है। उसके बाद है लाइट का ड्यूल नेचर। लाइट जो होती है प्रकाश, उसका द्वैत प्रकृति, उसमें से हटा है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, द्वैत प्रकृति। मतलब पूरा जो करवाया तो केवल और केवल इसमें से हटा है। अरे बता देना फिर, सर कहीं करा दे, लिख लो, लिख तो लो। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हार्ले डेविसन वाला ही है क्या। उसके बाद बस यही हटा इसमें से, द्वैत प्रकृति में से। अगला चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स हो गए अपने परमाणु एवं नाभिक, परमाणु एवं नाभिक, उसमें से हटा है आइसोटोप्स, एक जैसे होते हैं जो, समस्थानिक, आइसोबार्स हट गई है, लिखते जाओ, समस्थानिक, संभारिक, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मतलब जो होते हैं ना वो अपने आप घटते रहते। हाँ क्या बोल, रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा और रेडियो एक्टिव डीके। जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है ना, अपने आप घटना, उनका लाइफ टाइम होता है एक, अपने आप धीरे धीरे कम होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए फिजिक्स एंड मेजरमेंट। क्षय क्षय क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय, कम होना, डिके होना, भौतिकी एवं मापन। इसमें केवल हटा है सार्थक अंक, नहीं सॉरी, ये जोड़ा गया है सॉफ्ट एडिशंस, ये जोड़ा गया है सार्थक अंक। फिजिक्स एंड मेजरमेंट में सार्थक अंक जोड़ा गया है, एडिशन जोड़ना, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये जोड़ा गया है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, इसमें जोड़े गए पहले से होंगे लेकिन फिर भी लिखा हुआ है तो देख सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, अरे क्या बोल दे यार जल्दी, हिंदी लिख ले। अब तो तुम नहीं होते क्या क्लास में यार, तुम्हें बोल
सड़क में करवट, बैंकिंग ऑफ रोड। और जोड़ा गया है, ये जोड़े गए हैं दोनों, बैंकिंग ऑफ सड़क जोड़ा गया है, सार्थक अंक जोड़ा गया है, और जोड़ा गया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। शक्तिमान, हाँ जोड़े गए ये होंगे पहले भी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा बहुत हो गया होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया, वृत्तीय गति। अब लिखो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। इसमें लिखो रिमूव हुआ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये रिमूव हो गए। भूस्तरीय सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? ग्रह, उपग्रह बोल दोगे ना? हाँ उपग्रह। बताओ उसको। भूस्थिर उपग्रह हट गया। अब एडिशन लिखो, जोड़ा गया है मोशन ऑफ सैटेलाइट। हाँ इसमें भी जोड़ा गया है, जोड़ा गया है मोशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की गति जोड़ा गया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग, लिखते जाओ, जोड़ा गया है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग, टाइम पीरियड हो गया, आवर्तकाल। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की ऊर्जा। ये सब जोड़े गए, उपग्रह की ऊर्जा। उसके बाद चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठोस एवं द्रवों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज तो गुणधर्म ही रहते हैं, ठोस एवं द्रवों के गुणधर्म। इसमें रिमूव हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठोसों एवं द्रवों के गुणधर्म, ठोस एवं द्रवों के गुणधर्म। इसमें हटा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, शीतलन नियम। हाँ है ना, 11वीं का है तो शायद, न्यूटन का शीतलन नियम, यह हटाया गया है। ठीक है, ये तो हटाया गया है। अब जोड़ा गया है वो लिखो, इसमें चैप्टर में हटाया भी है और जोड़ा भी है। तो हटाया गया है शीतलन नियम और जोड़ा गया है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड हो गया अपना द्रव, द्रवों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, प्रेशर नहीं दबाव, द्रव्य दाब पर है क्या? द्रव्य दाब पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ये जोड़े गए हैं, जोड़ा गया है ये वाला टॉपिक। और एक्सेस प्रेशर अक्रॉस कर्व सरफेस, कर्व तो हो गया घुमावदार जो होता है कर्व। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस मतलब होता है अधिक दाब, अक्रॉस कर्व सरफेस। कर्व सरफेस होता है जैसे अपने कोन होता है उसका वक्र पृष्ठ। हाँ तो ये हो गया वक्र पृष्ठ पर अधिक दाब, ये जोड़ा गया है वक्र पृष्ठ पर अधिक दाब। एक्सिस प्रेशर अक्रॉस कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ पर अधिक दाब। नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी, कार्नोट इंजन हटा दिया, कार्नो इंजन हटा दिया। कार्नो इंजन हटा दिया। और आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, समतापी एवं रुद्रोष्म प्रक्रम,
समताप, ये देखो कार्नो इंजन हटा दिया और जोड़ा गया है समतापीय एवं रुद्रोष्म प्रक्रम, समतापीय एवं रुद्रोष्म प्रक्रम। फिर आ जाओ वेव्स, तरंगे, तरंगों पर आ जाओ। तरंगों में हटा दिया फोर्स्ड डैम्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड डैम्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ये होते ना, क्या बोलते हैं, दोलन है ना, और डैम्ड, डैम्ड बोलोगे आप। तरंगों में दोलन है क्या कुछ? नम दोलन कुछ है क्या? नम दोलन नाम अवमंदित दोलन, हाँ तो वो हटा है। अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन हटा दिया गया है। अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन हटा दिया गया है। और दूसरा हटा है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट हटा दिया, अवमंदित दोलन हटाया है। अवमंदित दोलन, डॉपलर प्रभाव हटा दिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट हो गया धारा और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हटाया गया है रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध, विभिन्न पदार्थों के प्रतिरोध। हटाया गया है विभिन्न पदार्थों के प्रतिरोध। अरे पढ़ते समय ध्यान रहेगा, ये लिख लो, लिखोगे नहीं ना तो फिर ध्यान नहीं रहेगा, फिर भूल जाते हैं, गड़बड़ जाती है। कलर कोडिंग, ये हटा दिया है कलर कोडिंग, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हटा दिया कलर कोडिंग। उसके बाद हाँ कलर कोडिंग हटा दी। उसके बाद पोटेंशियोमीटर, कौन सा मापी है? हाँ विभव मापी, वो ये नहीं है 1 मीटर तार लंबा होता है। तो फिर इसमें क्या होता है? अच्छा वो ठीक है, यूं बोल लो। अरे है विभव, चलो अब जोड़ दिया गया है, वो लिख लो। इसी चैप्टर में जोड़ा भी गया है, जोड़ा गया है मोबिलिटी। मोबिलिटी स्टार्टिंग का टॉपिक है ये, हाँ गतिशीलता। गतिशीलता जोड़ा गया है, जोड़ा गया टॉपिक है, ध्यान है ना हटाना जोड़ने का, ठीक है। गतिशीलता, वैसे मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है, हिंदी में बता रहा हूं, मैच जरूर कर लेना। गतिशीलता जोड़ा गया है, ये इसी चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में गतिशीलता जोड़ा गया है, तथा रिलेशन विद करंट, गतिशीलता और उसका धारा के साथ संबंध, धारा से संबंध, गतिशीलता। ये वही क्या म्यू है ना, म्यू थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत टाइम हो गया लेकिन याद है। नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर अलग से चैप्टर लिखिए यहां तक, धारा का चुंबकीय प्रभाव अलग से चैप्टर है। इसमें हटाया गया है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन हटा दिया, बेकार सी थ्योरी आती थी इसमें तो। हाँ लिखो, साइक्लोट्रॉन हटा दिया। नेक्स्ट लिखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मतलब धरती का चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हिस्टेरेसिस, पहला हटाया है साइक्लोट्रॉन, दूसरा टॉपिक हटाया है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है हिस्टेरेसिस, इसके ग्राफ आते हैं हिस्टेरेसिस के, हिंदी में बोलते हैं इसको
चलो आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ा लो ना तो यार मैंने क्या जाना हाँ पढ़ाऊंगा अभी, मार दो मुझे तुम। मुझे कितने साल नहीं किया तो तुमको 2-3 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आज तक को पढ़ा शैथिल्य, शैथिल्य, शैथिल्य हट गया है, शैथिल्य, हाँ जो भी वही था। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब ये हो गया अपना विद्युत चुंबक, और हाँ विद्युत चुंबकत्व। और परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट स्थायी चुंबकत्व, स्थायी चुंबकत्व। एक तो हटाए वो लिख लिया तूने शैथिल्य, हाँ सर शैथिल्य के बाद हटाए इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबकत्व, और फिर हटाए परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। अब लिखो जो ऐड हुआ है इसी चैप्टर में, जो ऐड हुआ है इसमें ऐड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल जिसके प्लस और माइनस होता है, द्विध्रुव, हाँ द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये तो 12वीं का टॉपिक है, पहले दूसरे तीसरे पार्ट में आता है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसका डेरिवेशन हटाया जाता है 12वीं में आएगा। हाँ सर पक्का आएगा। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब यही हो गया द्विध्रुव, टॉर्क हो गया बलागुण, तो द्विध्रुव पर बलागुण जो भी टॉपिक है इस तरह का। और तापीय प्रभाव किस पे, मैग्नेटिक गुणधर्म पे, मतलब ये हो गया चुंबकत्व पे, चुंबक पे तापीय प्रभाव, उसके बाद चुंबक पर तापीय प्रभाव, चुंबक पर ताप का प्रभाव। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्किल, मतलब अपने जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी है, सिलेबस वापस देख लेना, दोनों चीज भेजी है, सिलेबस जो है और जो हटाया है। ठीक है, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी आता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में से यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे हटा दिए तो बहुत कम रह गए होंगे, तो एक बार चेक कर लेना। एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, जो पहचान आ जाए वो सर बता देंगे, आपको पढ़ाया भी नहीं होगा अभी तो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। एक्सपेरिमेंटल स्किल पढ़ा दिया, टॉपिक। तो इसमें ऐसे जैसे मैं बता देता हूं, जैसे आइडेंटिफाई करना, पीएनपी कैसे पहचानते हैं, एनपीएन कैसे पहचानते हैं, प्रैक्टिकल वाला चीज है थोड़ा सा। ठीक है, पहचान होती है। अब यहाँ पे तो ये हट गया, जैसे मैं बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स होती है, एक टोपी होती है, वो बताती है कौन सा पार्ट एमीटर है, एमीटर की तरफ हमेशा टोपी बनी होती है, कहीं में डॉट लगा होता है, ये पहचान होती है। ठीक है, उसके बाद डायोड होता है, उस पर एक गोल चूड़ी सी लगी होती है, पहचान करो, लेकिन ये हटा दिया गया है, इसमें से हटा दिया। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस पूरा जो हटाया गया है, जो भेज दिया गया है और आपके फोनों में पहुंच गया है। एक्सपेरिमेंटल में बहुत सारे पार्ट हटाए हैं, अब एक एक कहां लिखाएंगे वो देख लेना ना, सिलेबस भेजा हुआ है, भेजा हुआ है, भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। अरे आधा घंटे में पढ़ा दूंगा मैं तो। हाँ, फॉर्म जो है वो मतलब 2 तारीख से, कल से स्टार्ट हो गए और 30 तारीख लास्ट डेट है। जो फीस है उसकी वो 1000 रुपीज है, जनरल EWS नहीं, जनरल है शायद, जनरल के लिए हाईएस्ट है वो 1000 रुपीज है, और बाकी जो कैटेगरी में है उनके लिए 500 है, गर्ल्स के लिए 500 है। ये तो पहली जानकारी। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको एक आता है अपना बीटेक वाला पार्ट, और एक आता है बी आर्किटेक्चर वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेपर 1, दिस इज कॉल्ड पेपर 2, और ये तो पेपर 1 पेपर 2 है, और सेशन 1 और सेशन 2 का मतलब ये होता है, सेशन 1 का मतलब है ये जनवरी वाला अटेम्प्ट,
ठीक है, जनवरी वाला अटेम्प्ट और अप्रैल वाला अटेम्प्ट। कंफ्यूज मत होना, हाँ एक साथ भी आ रहा है भराई, कंफ्यूज मत होना। ये सेशन बोलते हैं इनको और इसको पेपर 1-2 बोलते हैं। ठीक है, अपन को केवल बीटेक का भरना है फॉर्म, ओनली ये वाली चीज भरनी है। अब जिन स्टूडेंट्स को कंफर्म है कि मुझे दोनों ही पेपर देने हैं, सेशन 1 और 2, वो दोनों फॉर्म, उसमें ऑप्शन आ रहा है कि आप दोनों फॉर्म एक साथ, मतलब दोनों सेशन देना चाहते हैं तो आप दोनों सेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं और भर सकते हैं, और बाद में भी भर सकते हैं। अब वो फॉर्म भरने पे पता चलेगा, फीस तो अलग अलग शायद काउंट करेगा ही, वो फॉर्म भरने पे पता लगेगा किस तरह के आगे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट, मतलब ये जो भर रहा था एक स्टूडेंट तो उसमें ये आ रहा था। अब मैं बताता हूँ स्टार्टिंग करने के लिए वहां क्या क्या पूछ रहा है। या तो आपको आधार कार्ड चाहिए, या फिर आपको एबीसी आईडी चाहिए। एबीसी आईडी डिजी लॉकर पे बन रही है, जो कॉलेज में भी कुछ बच्चों ने शायद बनाई होगी, कॉलेज में भी कंपलसरी कर दी गई है। हाँ, तो या तो वो मतलब या है ये अथवा वाला, तो जिनके पास आधार कार्ड है उससे काम हो जाएगा। आधार कार्ड लगभग सबके पास होगा, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जी मेंस में कोई परसेंटेज नहीं मांगेगा, वो परसेंटेज आएगी काउंसलिंग के टाइम पे। जब काउंसलिंग होगी, जब कॉलेज में जाने की बारी आएगी ना, तब परसेंटेज मांगेंगे। जी मेंस तो कोई भी दे सकता है। जी मेंस ये कहता है हमारी तरफ से कोई दो, 10% वाला दो, फीस दो, बैठो। ठीक है, में एडमिशन लेते हैं दूसरे कॉलेजेस, मतलब और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट के अलग अलग, हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे हमारे यहाँ भी है। ठीक है, कोटा के अंदर एक राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाला, उसके अलावा जयपुर में नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज, जयपुर में केवल एक एनआईटी है ना, वो तो 75% चाहिए उसके लिए। और जो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए कोई 75% नहीं चाहिए। ठीक है, और कैटेगरी वाले में 65% चाहिए आईआईटी और एनआईटी के लिए। ये काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होता है, यहाँ पे नहीं मांगेगा। फॉर्म भरते समय अगर वो बोलता है कि आपने पहला अटेम्प्ट कब दिया था 12th का, तो जो 12th वापस से कर रहे हैं वो लोग भी पिछला वाला ईयर भरेंगे। जो स्टूडेंट 12th री कर रहे हैं परसेंटेज की वजह से, वो उसमें कई बार शायद पूछ रहा है कि है ना आपने फर्स्ट अटेम्प्ट 12th का कब दिया था, क्योंकि सारी काउंटिंग वहीं से होगी। मैंने आपको बताया था 2 बार का किस्सा रहता है, तो काउंटिंग वहीं से होती है जो पहला अटेम्प्ट दिया है आपने। तो पहला अटेम्प्ट आपका 12th का हुआ था लास्ट ईयर, मतलब 2023 में लगा ना आपका पेपर, 12th वाला पेपर 23 में लगा है, वो आएगा। ठीक है, और जो वापस से री कर रहे हैं वो भी 2023 ही पूछेगा, वो पहला पेपर कब लगा था। हाँ, मेंस का नहीं पूछ रहा, 12th का पूछ रहा है, पूछता है उसमें। ठीक है, ये फॉर्म में इस तरह की चीजें पूछ रहा है। फॉर्म ट्राई करेंगे यहीं पे ही, सुरेंद्र सर से कुछ बात करता हूँ अभी, फिर बताता हूँ तुम्हें अपडेट करके, क्या यहीं पे भर दे, जिससे क्या है सारा सिस्टम एक जगह हो जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा इजी हो जाएगा, भगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देखो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो SC/ST वाले तो चेंज होते नहीं है, सिर्फ EWS वालों को बनाना पड़ता है साल भर में, साल या 2 साल वैलिड होता है, ऐसा कुछ चक्कर है। और अब डेटा आ गया होगा तो मैं और कंफर्म कर दूंगा कितने साल वाला चल रहा है। हाँ वही भर देंगे, बात कर लूंगा मैं। आधार कार्ड को लिंक सेंट्रल में कहाँ पे? दोनों पेपर के एक साथ 2000 फीस से। हाँ मतलब हाँ, तो फीस उसी अकॉर्डिंग है। अगर आप एक बार में दोनों पेपर भर रहे हैं तो 2000 रुपए जनरल के लिए, जो फीस लग रही है, मतलब 1000 जिनके 1000 लग रही है उनके दोनों पेपर का 2000 हो जाएगा, और जो एक बार भरना चाहते हैं उनके लिए 500 जैसा भी चाहो एक साथ भर सकते हो। एक साथ भरने से फायदा ये रहेगा जिनको दोनों अटेम्प्ट देने हैं, अटेम्प्ट दोनों ही देखो, अगर जिनको दोनों अटेम्प्ट देने हैं फिक्स है, तो एक साथ भरने का फायदा ये, सारी प्रोसेसिंग एक ही बार लगेगी, नहीं तो फिर से फॉर्म भरो, फिर अपलोड करो, फिर वो सारी चीजें अपलोड करो। क्या निकाल दिया गए हो? ठीक है, तो ये देख लेना एक बार, सेशन 1 और 2 होते हैं। अब ये
ये भी नोटिस कर लेना आपके सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट बच रहा है, जो भी चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, नहीं मतलब सारे सब्जेक्ट्स में जहाँ पे बच रहा है। और मेरी तरफ से बस फंक्शन चल रहा है, फंक्शन लास्ट में ही होता है क्योंकि फंक्शन होता है तो फंक्शन तो लास्ट में। फंक्शन, हाँ एनुअल फंक्शन कब होता है? लास्ट में होता है ना, बस वही वाला फंक्शन चल रहा है। तो फंक्शन खत्म होते ही फंक्शन खत्म। ठीक है, तो कुछ जो स्टार्टिंग के चैप्टर से वो कवर करा दूंगा फिर से, और उसके बाद जब वो पेपर जो बोला था वही पेपर कराऊंगा। तो इतनी सी कहानी, और कुछ पूछना है तो बोल दो। इजी क्या रहता है? अच्छा नहीं, सबसे बढ़िया पेपर जो रहता है, पेपर अटेम्प्ट का सबसे बढ़िया जो डेट आती है ना, जैसे मान लीजिए 24 से स्टार्ट हुआ और कब तक चल रहा है अपना, 1 तक 2 तक पेपर चल रहा है, तो सबसे बढ़िया डेट आती है इधर वाली 26, 24, 25 2 दिन निकल जाने दो, 26, 27, 28 वाली, जिनका इसमें आता है ना सबसे बढ़िया रहता है। बताऊं क्यों? देखो 24 को जो फर्स्ट अटेम्प्ट लगेगा, 2 अटेम्प्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का पेपर आउट हो जाएगा, मतलब आउट इन द सेंस आउट, पेपर हो जाएगा। पेपर होने के बाद पेपर के क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं कि भाई हाँ ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शाम तक पूरा पैटर्न बाहर आ जाता है। दोनों होने के बाद 24 के शाम तक पैटर्न बाहर आ जाता है। जैसे कल सिलेबस आया तो रात तक डेटा आ गया, ये हटा है, ये डिलीट हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से सारा डेटा आ जाता है शाम तक। तो शाम को 7-8 बजे के बाद आपको सारा अवेलेबल हो जाएगा कहां से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिसने भेज दो, तो जिसने 24 तारीख को कर दिया वो तो पहला पेपर है, उसको तो कुछ पता नहीं हो, तो ब्लैंक जाएगा, करके आएगा। 25 के बाद 25 तक थोड़ा टाइम मिल जाता है, 25 को वो क्या है पढ़ लेगा। 25 वाले को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, रात को 8 बजे पता लगा, सुबह फिर पेपर आ गया, क्या कर लिया, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, तो वो भी फायदा नहीं हुआ। 26 से जब कहानी शुरू होगी ना, तो 24 को शाम को मिल गया अपन को पैटर्न पता लग गया, अब पूरा एक दिन मिल गया 25 का तैयार करने का। फिर 27-28 के बाद फिर थोड़ा सा बदलाव आने लग जाता है पैटर्न में, फिर बोलते हैं सबको पहले पैटर्न पता लग गया, अब बदलाव करेंगे। अब बदलाव आने लग जाता है 28 के बाद से, तो फिर बाद में फिर वापस नया पैटर्न, कई बार मतलब पैटर्न बदल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है, अरे सबसे फायदा इसी में। आप अभी जब है ना, अभी तो अपन ने टॉपिक वाइज किया है सारा कुछ, ठीक है। अब आप कभी पेपर वाइज देखना तो आप पाओगे सब में, सारे पेपर में शिफ्ट वाइज एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे कंटिन्यू, 3-4 शिफ्ट तक, 4 शिफ्ट तक, 6 शिफ्ट तक, और 7-8 शिफ्ट के बाद फिर वापस पैटर्न चेंज हो जाता है। 7-8 शिफ्ट मतलब 3-4 दिन के बाद पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा फायदा, जैसे 24 से पेपर हुआ, 24 के शाम तक पैटर्न बाहर आया, 25 को पढ़ लिया, 26 को पेपर दे दिया। 26-27 वालों को तो बहुत मौज है। नहीं, कई बार आ जाती है, कई बार आ जाती है। जैसे 26 जनवरी को पेपर नहीं लगेगा, 26 को नहीं लगेगा, 26 जनवरी को लगेगा नहीं पेपर। 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे है, तो 27-28 को जिसका आ गया ना वो समझ लेना अपने पास तो सब कुछ पैटर्न पूरा बाहर आ जाएगा, वैल्यू थोड़े बहुत फर्क आता है, बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है पेपर में। ठीक है, इसलिए जुड़े रहना। 24 को कोई यहाँ तो आ जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ पाओ तो 24 के शाम तक सारा अपडेट करता रहूंगा। हाँ, या फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो मैं तो मेरा, हाँ मतलब बाकी सबका तो ये बता दूंगा इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ ठीक, वो तो फिर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। और कुछ जानकारी? तो अब तो तैयार है, पूरी फंक्शन चल रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब एनुअल फंक्शन वाला फंक्शन है। हाँ हाँ, वही भेज दूंगा, वही भेज दूंगा, ठीक है। जो मेरे से सही में पूछ चुके हैं इसके बारे में, मैं उनको जवाब दे चुका हूँ सही वाला।
अब देख देख मैं साफ, हाँ हाँ जवाब जो अनाउंस होता है वो हमेशा वो वाला होता है जो सबको अच्छा लगे। होगा होगा एक दिन। हाँ यही तो फिर आ जाए तो मुझे ही बता देना। ये वाला जवाब था। आ जाए तो मुझे ही बता देना। मतलब क्या चीज समझा नहीं? वो किस हिसाब से नहीं, वो रैंडम 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 वेरिएबल पढ़ते ना, बस वही रैंडम है। कंप्यूटर अपने आप करता है। एक्चुअली क्या होता है, पेपर ऑनलाइन होने की वजह से, जैसे आपने सेंटर्स भरे, अब सेंटर्स भरने के बाद सेंटर्स फिक्स है एक्चुअली। पहले क्या ऑफलाइन में क्या होता था, ऑफलाइन में 2 बेंच और लगा देना पीछे, 2 बेंच और लगा देना। ऑनलाइन में 2 कंप्यूटर नहीं लग पाते। हाँ फिक्स रहता है। जो लैब है, जैसे लैब की सीटिंग मंगाई जाती है, लैब की सीटिंग मंगाई, जैसे मान रहता है, ये डिसाइड कर करके कहाँ पे कितने की सीटिंग आ रही है, ठीक है। और सारी जो एग्जाम सेंटर आते हैं जयपुर में, वो चारों डायरेक्शन में, कोने कोने पे। इधर बढ़ोगे तो सीतापुरा की तरफ आता है सेंटर, इधर बढ़ोगे तो दिल्ली रोड पे कॉलेजेस है, वहां पे आता है। हाँ दिल्ली रोड पे, दिल्ली नहीं, दिल्ली रोड पे कुकस। हाँ ऑनलाइन में पेपर ऑटोमेटिक रैंडम हो जाता है, पेपर सेम होता है, लेकिन जो जैसे आपका पहला प्रश्न है वो इसके 20वां प्रश्न होगा बगल वाले के, और आपके ऑप्शन जो ए पे है वो इसके सी पे होगा, जो आपके बी पे है वो इसके डी पे होगा, डी वाला ए पे होगा। इस तरीके से आता है रैंडम पेपर। हाँ अगर क्वेश्चन मैच भी कर गया यार तेरे, वो क्वेश्चन था ना वो वाला, उसका आंसर तो अगर ABCD में कर दिया तो फिर गलत है, तो नहीं हो पाता। ऑनलाइन में कुछ भी नहीं हो पाता। वहां पता ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टिक 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 टिक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है। होता क्या है, घड़ी में तो क्या होता है, घड़ी से नजर हटी तो आदमी वापस लग जाता है काम पे। या कंप्यूटर पे क्या होता है, टिक 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 टिक, और वो टिक टिक है ना, वो टिक टिक बिल्कुल फिक्स 666, हाँ ये धक धक की तरह चलता है, और 180 मिनट बाद पूरा क्लोज। नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो वैसे ही कम हो जाते हैं, नहीं तो अपन ऑफलाइन में समझ सकते हो। देखो कॉपी नहीं हमारे साथ था। ठीक है, तो ये फायदा नीट वालों को मिलता है, ऑनलाइन वालों को नहीं मिलता। ऑनलाइन वालों का जैसे ही पेपर में एंटर करा, वहां से लेकर पूरा 180 मिनट ही मिलेंगे, 3 घंटे। सेकंड में ज्यादा नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद। आपको कुछ नहीं करना हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ भी नहीं, कोई जीमेल ईमेल कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। जरूरत पड़ती है खुद के साथ। हाँ तो भर देना ना, ठीक है। ये वाली जानकारी है, और कुछ जानना हो? नहीं इसमें मत घूमना। हाँ बस प्रैक्टिस, दिवाली के बाद से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। पुराने पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। 2023 के सारे पेपर बचे हुए। अभी फंक्शन बाकी है, थोड़ा सा फंक्शन अभी बाकी है, ठीक है।
तो ये थी जानकारी आज के लिए, सिलेबस के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।